हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर से मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, जो कि है आपकी 1000 PYQ सीरीज फॉर योर नेट एग्जाम्स। ठीक है, ये जो 1000 PYQs की सीरीज है, ये स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड रहेगी? ये स्पेसिफिकली रिलेटेड रहेगी आपके पेपर टू कॉमर्स से। सो जो भी स्टूडेंट्स पेपर टू कॉमर्स के हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस पूरी PYQ सीरीज को फॉलो करें, क्योंकि मेरा एम है कि हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम से पहले पहले दिसंबर 2023 के एग्जाम से पहले पहले मेरा एम है कि मैं आपके साथ कितने PYQs डिस्कस करूं, 1000 PYQs डिस्कस करूं, ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस भी हो जाए और साथ ही साथ आपको अंदाजा भी आने लगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन हम पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, बट ये सीरीज रेलेवेंट क्यों है आप सबके लिए, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि अब कौन सा मंथ शुरू हो गया है? अब शुरू हो गया है सितंबर का मंथ, राइट? सो सितंबर के मंथ से आपको क्या करना चाहिए, डेली बेसिस पे PYQs को सॉल्व करते रहना चाहिए। ये आपके लिए कंपलसरी होना चाहिए आपके शेड्यूल में। ठीक है, सो आप में से जो लोग अपने शेड्यूल में इस चीज को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, सिंपली ये PYQ सीरीज को फॉलो कर लीजिए। डेली बेसिस पे आपको लेक्चर्स मिलते जाएंगे एंड इसको देखते देखते आपके डेली PYQ सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। हर सीरीज में मैं आपके साथ क्या करूंगी, हर एक पार्ट में मैं आपके साथ क्या करूंगी, 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी और ये पांचों ही क्वेश्चंस को मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर डिस्कस नहीं करूंगी, उसका आपको रीजन समझाऊंगी, एक्सप्लेनेशन बताऊंगी एंड सब कुछ डिस्कस करूंगी आपके साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल में, ताकि आपके लिए क्या हो सके, आपके लिए वैसे टाइप के क्वेश्चन फिर से अगर पेपर में आ जाता है या सेम टॉपिक से फिर से क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको इजीली सॉल्व आउट कर पाए। ठीक है, एंड एक इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप ये सीरीज को फॉलो करते हैं तो मेरी गारंटी, अगर आप 1000 PYQs पेपर से पहले पहले सॉल्व करके जाते हैं, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि आप पेपर में ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, आपको पेपर में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज से समझ चुके होंगे कि पेपर कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारी 1000 PYQ सीरीज को। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन। अब एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले भी मैं बता दूं, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम आप ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप हमारे साथ डिस्कस कर रहे हो पेपर टू कॉमर्स के, तो ये कौन से ईयर से है? तो ये सारे के सारे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, वो मैंने कहाँ से कहाँ तक के लिए हैं, मैं सीरीज में आपको 2020 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी कॉमर्स के। ठीक है, सो 2020 से लेके 2023 यानी ऑलमोस्ट 4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इन 4 सालों में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी इस पूरी PYQ सीरीज में। तो आपके जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस सीरीज में कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, out of the following statements which is not correct about the RTI Act 2005। RTI का फुल फॉर्म क्या होता है? RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। अब आप बोलोगे मैम इतनी सिंपल सी चीज आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि हो सकता है किसी PYQ में आपको ये भी बोल दे या कभी कहीं पे क्वेश्चन आ जाए इससे भी, तो आपको हर एक चीज डिटेल में पता होनी चाहिए। हमसे क्या बोल रहा है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 का, उसके बारे में ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। अब इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट, यानी जो गलत स्टेटमेंट है वो आप हमें बताओ। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है सबको। अब एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, द RTI एक्ट कम इनटू फोर्स फ्रॉम अक्टूबर 13, 2005। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट कैसी है आपका मेमोरी बेस्ड स्टेटमेंट है। अगर आपको याद होगा कि RTI कब आया था फोर्स को, तो आप इजीली स्टेटमेंट को राइट या रॉन्ग बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, एनी सिटीजन में रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। क्या बोलता है, कोई भी सिटीजन इंडिया का क्या कर सकता है, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, गवर्नमेंट अथॉरिटी से, प्राइवेट अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हाँ ठीक है, ये तो राइट है। रिप्लाई फॉर इंफॉर्मेशन आस्क्ड कैन बी गिवन विद इन
30 days, 30 दिन के अंदर अंदर उनको रिप्लाई देना होता है हमारी आरटीआई एप्लीकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, देयर इज नॉमिनल एप्लीकेशन फीस दैट आर नीड्स टू बी पेड टू गेट इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एप्लीकेशन। ये भी बात राइट है, क्यों? नॉमिनल सी फी है, बहुत ही मिनिमम फी पे करनी पड़ती है ताकि हम क्या कर सके, आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। For getting information, applicant has to pay ₹10 per page of information for the central government departments. बोलते हैं अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको 10 पर पेज पे करना पड़ता है। ठीक है, अब ये पांचों स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे ना, पांचों की पांचों ना मेमोरी बेस्ड स्टेटमेंट है। मेमोरी बेस्ड क्यों है? मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ही ना कैसा टाइप का क्वेश्चन बोलूंगी, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ भी समझने लायक नहीं है। अगर आपने आरटीआई का बेसिक पढ़ा होगा ना, बेसिक मेमोरी वाली चीजें रटी होंगी ना, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यही फर्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कैसा टाइप का क्वेश्चन हुआ, ये मेरे हिसाब से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हुआ, क्योंकि अगर आपको ये चीज रटी हुई है, याद है, तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 and 5। सेकेंड स्टेटमेंट और फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है? गलत है। हमसे क्या पूछा था? नॉट करेक्ट पूछा था ना, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है तो वो बताना है। अब गलत कैसे हुआ, मैंने तो पहले ही डिस्कस किया था। जब फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है, 13 अक्टूबर 2005 को ही आरटीआई एक्ट क्या किया गया था, फोर्स में लाया था, यानी ये स्टेटमेंट तो राइट है ना। फिर रिप्लाई फॉर इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर उनको हमारी आरटीआई एप्लीकेशन का रिप्लाई देना होता है, तो ये भी स्टेटमेंट राइट हो गई। नॉमिनल एप्लीकेशन फी भी आ जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। फिर यहाँ पे आप बोलोगे 10 पर पेज का रॉन्ग कैसे हो गया, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात नहीं होती है। इन जनरल अगर आप किसी भी आरटीआई किसी भी चीज पे फाइल करते हो तो ₹10 पर पेज ही लगता है, तो ये स्टेटमेंट उस हिसाब से रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, यहाँ वेरी कर सकता है ये ₹10 भी कई बार। ठीक है, और कोई भी सिटीजन रिक्वेस्ट कर सकता है क्या, पब्लिक अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से भी, प्राइवेट लोग अपना डेटा क्यों शेयर करेंगे, राइट? तो प्राइवेट लोग यहाँ पे डेटा शेयर ही नहीं करेंगे। अगर ये जो है ना ब्रैकेट वाला पोर्शन, अगर ये यहाँ से हटा दिया जाए ना, तो ये स्टेटमेंट भी राइट होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट लिखा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 2 and 5 आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप बाकी तीनों स्टेटमेंट अगर राइट वाली ढूंढ लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपको रॉन्ग वाली मिल जाएगी। अगर ये क्वेश्चन को ना देखो नहीं भी आता हो ना, तो मैं एक चीज से इसको राइट कर सकती हूँ। कैसे पता है? मुझे इतना तो पता था कि रिप्लाई फॉर इंफॉर्मेशन कितने दिन में आता है, विद इन 30 days आता है, यानी ये स्टेटमेंट तो राइट है ही है, इतना तो मुझे पता ही था। ठीक है, और फोर्थ स्टेटमेंट भी मेरे को पता ही था ये राइट है कि नॉमिनल एप्लीकेशन फीस लगती है। ठीक है, यानी मुझे पता है थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट राइट है, तो जिस ऑप्शन में थर्ड और फोर्थ वाला है उसको कट कर दूंगी मैं। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ है क्या? नहीं, यहाँ पे थर्ड है, ठीक है, इसको कट कर दो, ये तो राइट आंसर नहीं हो सकता था। यहाँ पे भी थर्ड और फोर्थ है, यानी ये भी नहीं हो सकता था। तो बाकी मेरे पास क्या बचता था, 50-50 चांस होता था कि मैं आइदर इसको सिलेक्ट करूं या इसको सिलेक्ट करूं। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि क्वेश्चन क्या था, उसका सोल्यूशन क्या है, क्या रीजन है जिसके वजह से ये राइट आंसर होता है, एंड अदरवाइज भी आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट फॉर मटीरियल्स कवर्स। अब कॉस्ट ऑडिट की जब हम बात करते हैं विद स्पेसिफिक टू मटीरियल्स, तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? गुड्स इनवर्ड प्रोसीजर। गुड्स इनवर्ड क्या होता है? गुड्स इनवर्ड मतलब जब सपोज मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, तो उस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल जब आते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, गुड्स इनवर्ड, है ना। ठीक है, तो गुड्स इनवर्ड प्रोसीजर, ठीक है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, अकाउंटिंग फॉर स्क्रैप, वेस्टेज, मटेरियल ट्रांसफर्स, accounting treatment of under or over absorption. Choose the most appropriate answer from the following options given below. अब हमसे क्या पूछा है, इनमें से आप चूज करके बताओ कि राइट कौन सा
हो सकता है, ठीक है। अब सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, कि कुछ इन्वर्ट तो होगा ही होगा, है ना। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑडिट की जब हम बात करते हैं तो उसमें गुड्स इनवर्ड प्रोसीजर भी आ जाएगा और साथ ही साथ उसमें अकाउंटिंग आ जाती है, किससे रिलेटेड, स्क्रैप से रिलेटेड, वेस्टेज से रिलेटेड और मटेरियल ट्रांसफर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को अगर मुझे लॉजिक से नहीं आए तो मैं दूसरे लॉजिक से कैसे कर सकती थी। एक तो मुझे श्योर था कि गुड्स इनवर्ड तो आएगा ही आएगा, गुड्स इनवर्ड आएगा ही आएगा, यानी ये वाला तो सीधे सीधे कट जाता था, है ना। फिर मेरे को श्योर था कि ये मेथड्स वाला भी नहीं होगा, कहीं पे भी मेथड्स वाला सेकेंड वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता था, तो उससे भी कहीं ना कहीं क्या हो जाता था, मेरा एलिमिनेट हो जाता था, ठीक है। फिर भी मेरे पास क्या बचते थे, 50-50 चांस बचता था कि मैं अब और लॉजिक, अपना बेसिक लॉजिक यूज करूं एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 and 4, गुड्स इनवर्ड प्रोसीजर और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर स्क्रैप, वेस्टेज और मटेरियल्स, ये सब किसके अंडर कवर होता है, ये सब आपका कॉस्ट ऑडिट को मटेरियल्स के अंडर कवर होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMPS, IMPS स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस आर। अब IMPS के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो IMPS नाम से ही क्लियर आता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी इसका बेसिक पर्पस ही क्या है कि पेमेंट सर्विसेज कैसे इजीली हो सके, कैसे ऑन टाइम हो सके और कैसे एकदम इंस्टेंट विद इन सेकेंड्स पेमेंट सर्विसेज हो सके। तो उसका बेसिक तो मीनिंग यही निकलता है ना। अब इनमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं अगेन, एंड हमें पूछा है कि इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर चूज करो, ठीक है। देखते हैं एक एक स्टेटमेंट को, देखते हैं कौन सी राइट है, कौन सी रॉन्ग है ना। IMPS का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहली स्टेटमेंट ये है, तो इनेबल बैंक कस्टमर्स टू यूज मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स एज अ चैनल फॉर असेसिंग देयर बैंक अकाउंट्स एंड रेमिट फंड्स 24/7। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है कि इससे क्या होगा, IMPS सिस्टम के थ्रू क्या होगा, लोग अपने बैंक अकाउंट को अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं और फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं 24/7, कभी भी कहीं से भी, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो राइट है, ये तो ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, मेकिंग पेमेंट सिंपलर जस्ट विद द मोबाइल नंबर ऑफ बेनिफिशियरी। बोलता है अगर किसी के मोबाइल नंबर है आपके पास तो उसके थ्रू आप उसको पेमेंट कर सकते हो, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज। आपको क्या करना है, बैंकिंग सर्विसेज इजीली मिल जाए, आपको इजीली मोबाइल के थ्रू आप उसको कर सको, वो एक ऑब्जेक्टिव है। देन बोलता है टू क्रिएट कंपटीशन विद द नेफ्ट एंड RTGS। आपको क्या करना है, नेफ्ट और RTGS के साथ कंपटीशन करना है, इसके लिए आप IMPS लेके आए, तो ये तो गलत हो जाता है ना। नेफ्ट का अपना रोल है, RTGS का अपना रोल है, लेकिन आज की डेट में IMPS का भी तो अपना रोल है ना। कैसे, सपोज से फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, आपको कॉलेज में फीस पे करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको कॉलेज की बैंक अकाउंट डिटेल्स रहेंगी या आपको कॉलेज का कोई नंबर रहेगा, UPI का या मे भी गूगल पे का कुछ आपके कॉलेज का नंबर है, तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट से सामने वाले के बैंक अकाउंट में इजीली आप क्या कर लोगे, मोबाइल नंबर के थ्रू आप क्या कर लोगे, पैसे ट्रांसफर कर दोगे या मे भी अकाउंट डिटेल्स के थ्रू भी आप पैसे ट्रांसफर कर लोगे, राइट। तो IMPS का कहीं से भी पर्पस क्या नहीं है, नेफ्ट और RTGS के साथ कंपटीशन करना नहीं है। तो ये फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये तो गलत ही है ना। मुझे क्या लगता है, मुझे फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट राइट लग रही है एंड फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग लग रही है ना। तो जहां पे भी फोर्थ है उसको गुम कर दो, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 and 3 आर योर करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट स्टेटमेंट कि IMPS का बेसिक पर्पस क्या है कि आप मोबाइल के थ्रू क्या कर सको, अपने बैंक अकाउंट्स के थ्रू फंड इजीली 24/7 ट्रांसफर कर सको, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप किसी के भी मोबाइल नंबर के थ्रू इजीली पेमेंट्स कर सकते हो, जैसे आजकल आप गूगल पे ये वो करते हो, किसी के भी मोबाइल नंबर पे इजीली पैसे ट्रांसफर कर पाते हो बिकॉज ऑफ IMPS। थर्ड रीजन क्या है कि आपको बैंकिंग सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना है, वो भी कैसे, मोबाइल के थ्रू, तो ये भी इसका राइट है। लेकिन क्या गलत है इसमें कि आपको नेफ्ट और RTGS के साथ कंपटीशन नहीं करना है रियल में, है ना। अब
आपके लिए एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है? आप नेफ्ट का फुल फॉर्म और आरटीजीएस का फुल फॉर्म कमेंट करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप क्या करोगे, नेफ्ट और आरटीजीएस दोनों का फुल फॉर्म बताएंगे आपके, ठीक है। डेली अब क्या करूंगी, इस सीरीज में ना मैं आपके साथ डेली बेसिस पे ना एक आपको होमवर्क दे दूंगी, एक क्वेश्चन दे दूंगी, जिसका आपको मेरे को रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट में आप मुझे बताएंगे नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है। आपको भले लगेगा ना ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो सबको ही आता है, बट ट्रस्ट में कुछ लोगों को नहीं आता, या इवन आपके पेपर में कभी कभार इतने सिंपल बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। सो प्लीज हल्के में मत लीजिए, आप जरूर से कमेंट करके बताइए नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका राइट आंसर क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, आपको सब कुछ क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। Which among the following are correct statements with regard to NBFC in India? NBFC क्या होता है? जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो है सिस्टम्स, ठीक है, उनसे रिलेटेड आपसे स्टेटमेंट्स पूछ रहा है। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा, इसका आंसर ही आ गया, ओके, ठीक है। सो इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स किससे रिलेटेड करेक्ट है, एनबीएफसी से रिलेटेड करेक्ट है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके स्टेटमेंट्स को, तो हमें समझेगा कि कौन सी राइट है या कौन सी रॉन्ग है ना। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ऐसे टाइप की क्वेश्चन में ना, दिक्कत क्या होती है कि आपको एक एक स्टेटमेंट पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। फिर ही तो पता चलेगा कि वो राइट है कि रॉन्ग है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है। एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये होता है आपका एनबीएफसी का फुल फॉर्म, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं स्टेटमेंट्स को। ऑल एनबीएफसी शुड बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्या? हाँ भाई, भले आप नॉन बैंकिंग कंपनी हो लेकिन आपको आरबीआई के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। क्यों रजिस्टर करना पड़ेगा? क्योंकि सीधी बात है, भले आप बैंकिंग कंपनी नहीं हो लेकिन फिर भी तो आप एक फाइनेंशियल कंपनी हो। तो फाइनेंशियल कंपनी हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैंडल करने के लिए आरबीआई के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो राइट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। क्या बोलता है, एनबीएफसी को अलाउड ही नहीं है कि वो डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मैम डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल एक बैंक होती है, ठीक है, उसमें आप सबके सेविंग अकाउंट होते हैं, है ना। तो आप क्या करते हो, आपने सपोज आपके सेविंग अकाउंट में से फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज पड़े। अब आप बैंक में गए, आपने क्या किया, 5,000 विड्रॉ कर लिया, या मे बी आप एटीएम में गए, आपने 5,000 विड्रॉ कर लिया। तो वो जो आपने 5,000 विड्रॉ किया उसे हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उतने पैसे आप कभी भी बैंक से डिमांड कर सकते हो, है ना। आपके अकाउंट में 10,000 है तो आप 10,000 के 10,000 कभी भी जाके बैंक में विड्रॉ कर सकते हो, है ना। ये बैंक्स को अलाउड होता है, बैंक्स का क्राइटेरिया है। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जनरल लोगों के पहली बात तो अकाउंट ही नहीं होते, सेविंग अकाउंट ये वो कुछ नहीं होता है ऐसे केसेस में, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी राइट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। बोलते हैं एनबीएफसी पहले तो किसका हिस्सा नहीं है, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं है। दूसरा वो क्या बोल रहा है कि वो खुद के ऊपर चेक्स इशू नहीं कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है, यानी थर्ड स्टेटमेंट भी राइट हो गई, है ना। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसी। बोलता है जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी यानी आपको पता होगा नॉर्मली एक बॉडी है जिसका नाम है डीआईसीजीसी। क्या है इस बॉडी का नाम, डीआईसीजीसी। ये जो बॉडी है ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये बॉडी क्या बोलती है, ये बॉडी बोलती है नॉर्मली कि से फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में, अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए तक पड़ा है, ठीक है, तो
गवर्नमेंट आपको गारंटी देती है, गवर्नमेंट आपको गारंटी दे रही है कि अगर वो बैंक डूब गई तो हम आपको कितना कंपेंसेट करेंगे, हम आपको 5 लाख तक कंपेंसेट करेंगे। तो ये 5 लाख की लिमिट डिसाइड करना किसका काम है, ये काम है DICGC का काम, ठीक है। तो ये DICGC क्या काम करती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी देती है, किसको, बैंकिंग कंपनीज को। लेकिन ये किसको फैसिलिटी नहीं देती है, ये फैसिलिटी किसके लिए अवेलेबल नहीं है, ये फैसिलिटी NBFCs के लिए अवेलेबल नहीं है। यानी से फॉर एग्जांपल NBFCs के अंदर जो भी पैसा पड़ा है डिपॉजिटर्स का, उसके अगेंस्ट उनको कोई भी इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है। यानी से फॉर एग्जांपल किसी NBFCs में मेरा पैसा अगर पड़ा होगा, किसी कंपनी का अगर पैसा पड़ा है उनके पास, तो कल को वो NBFC डूब गई, ठीक है, तो उस केस में उनको कुछ भी मिलने वाला रिटर्न में नहीं है, उनको कोई भी ऐसी गारंटी, कोई भी ऐसा डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी राइट, ठीक है। अब ये चारों स्टेटमेंट राइट है, चारों स्टेटमेंट राइट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 1, 2, 3 and 4 ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट with regard to NBFCs in India। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, पहली बात वो सारी की सारी RBI के साथ रजिस्टर होती है, वो डिमांड डिपॉजिट्स नहीं ले सकती हैं, वो पेमेंट सेटलमेंट का हिस्सा नहीं होती है, साथ ही साथ डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी की कोई भी स्कीम या कोई भी फैसिलिटी NBFCs के डिपॉजिटर्स को नहीं मिलती है। यानी अगर आपका किसी कंपनी का पैसा NBFCs के पास पड़ा है, तो वो पैसा कैसा हुआ, वो पैसा अनसिक्योर्ड हुआ, है ना, वो पैसा कैसा हो गया, अनसिक्योर्ड हो गया एक हिसाब से, ठीक है। आई होप ये जो 4th क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, हमारे 5th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू। बोलते हैं कस्टमर वैल्यू से रिलेटेड इनमें से कौन सी चीजें करेक्ट है। देखते हैं, ट्रू पूछा है ना, करेक्ट पूछा है ना, चलो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है ना। अ कंपनी कैन गो अलोन इन क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू। बोलता है कस्टमर वैल्यू क्रिएट करने के लिए हम अकेले चल पड़ेंगे, कंपनी अकेले अकेले काम करेगी और कस्टमर वैल्यू क्रिएट हो जाएगी क्या, नहीं हो सकता है ना। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है ना। तो जहां जहां पे फर्स्ट दिख रहा है ना ऑप्शन, उसको काट दो, ए और बी तो कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या बच गया, सेकेंड वाला दोनों में, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट राइट होगा ही होगा पक्का, ठीक है। 5th भी दोनों में, यानी ये स्टेटमेंट भी राइट होगा ही होगा। अब मुझे सिर्फ क्या चेक करना है, 3rd वाला स्टेटमेंट राइट है कि 4th वाला स्टेटमेंट राइट है, सिर्फ ये चेक करना है ना। एक बार देख लेते हैं 3rd और 4th को, फिर देखते हैं कौन सा राइट है। इंडिविजुअल कंपनीज एंड ब्रांड्स कंपीट their entire value delivery networks do। बोलते हैं जो इंडिविजुअल कंपनीज है, ब्रांड्स है, वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती है, लेकिन उनका पूरा का पूरा वैल्यू सिस्टम कंपटीशन नहीं करता है। फिर उसका उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडिविजुअल कंपनीज एंड ब्रांड डोंट कम्पीट। इंडिविजुअल कंपनीज और ब्रांड्स कम्पीट ही नहीं करते एक दूसरे के साथ, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सेकेंड वाली स्टेटमेंट, 4th वाली स्टेटमेंट और 5th वाली स्टेटमेंट, पांचों तीनों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है कस्टमर वैल्यू के रिगार्डिंग। कस्टमर वैल्यू क्या होती है, कस्टमर वैल्यू कैसे बनती है, कंपनी मस्ट वर्क विद इन अ ब्रॉडर नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स टू अकम्प्लिश द कस्टमर वैल्यू। अगर मुझे कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करके देनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एज अ कंपनी मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लोगों के साथ पार्टनर्स नेटवर्क बना के रखना पड़ेगा। मे भी मेरे कुछ सप्लायर्स होंगे, मे भी मेरे कुछ टीम होगी, मे भी मेरे कुछ बोलते ना अदर बैंकिंग पार्टनर्स होंगे या इंश्योरेंस पार्टनर्स होंगे। तो ऐसे जितने भी मेरे नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स है उन सबके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, मिलजुल के एक बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा, ताकि मैं क्या कर सकूं, कस्टमर वैल्यू को क्रिएट कर सकूं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो राइट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट जो राइट है वो क्या है, इंडिविजुअल कंपनीज एंड ब्रांड्स डोंट कम्पीट देयर एंटायर वैल्यू डिलीवरी सिस्टम्स डू। आप इंडिविजुअल कंपनी या इंडिविजुअल ब्रांड एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करता है, बल्कि उनका एंटायर वैल्यू डिलीवरी सिस्टम आपके साथ एक दूसरे के साथ कंपटीशन करता है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, एप्पल है और सैमसंग है सपोज, तो एप्पल और सैमसंग सिर्फ एज अ कंपनी आपस में कंपटीशन नहीं करते हैं, लेकिन एप्पल के जो सारे
बोलते हैं ना नेटवर्क सिस्टम है, मे बी एप्पल के जितने भी नेटवर्क पार्टनर्स हैं और सैमसंग के जितने भी नेटवर्क पार्टनर्स हैं वो लोग सब आपस में कंपटीशन में रहते हैं, ऐसा इनका बोलने का इस सेंटेंस का मतलब है। ठीक है, और फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, वैल्यू। अगर मैं कस्टमर वैल्यू की बात करूं तो वो कैसे आती है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कॉस्ट। अगर मुझे कस्टमर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कॉस्ट। ऑफर हायर कंट्रीब्यूशन थ्रू प्रोडक्ट और सर्विस टू क्लाइंट एंड लोअर द कॉस्ट। कस्टमर वैल्यू कब ज्यादा होती है, जब आप क्या देते हो अपने कस्टमर्स को, अच्छी सर्विस देते हो, अच्छा प्रोडक्ट देते हो और कम से कम कॉस्ट पे आप उनको क्या देते हो, अच्छी सर्विस, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो। ठीक है, सो इससे आपको क्या मिल जाती है, इससे आपको कस्टमर वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2, 4 एंड 5 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, आई होप आज के आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चंस क्लियर है। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।